हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 3.2.5 द रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बता रहा है। भाई, जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो एक ऐसी लिस्ट है मेटल्स की, ठीक है। वो एक ऐसी लिस्ट है मेटल्स की जिसमें उनको अरेंज किया गया, किस हिसाब से उनको अरेंज किया, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़। उनकी जो डिक्रीजिंग एक्टिविटी है उसके ऑर्डर में इनको जो है सेट किया गया, ठीक है। तो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि भाई आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट, और इस तरह की मतलब इन्होंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, नोन एज द रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज हैज़ बीन डेवलप। तो इन्होंने एक रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज इन्होंने एक डेवलप की है, जो किस तरह की, जो ऐसी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वहाँ होगा, फिर लेस रिएक्टिव और सबसे लीस्ट रिएक्टिव की तरफ आ जाएंगे हम। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमारे मोस्ट रिएक्टिव में कौन कौन से आ जा रहे हैं आपके, देखिए, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। अब धीरे धीरे रिएक्टिविटी इसकी नीचे की तरफ डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पे देखिए कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो ये एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बन गई। इसमें ये पता लग रहा है कि भाई मोस्ट रिएक्टिव कौन है, और फिर रिएक्टिविटी डिक्रीज होते हुए लीस्ट रिएक्टिव कौन है, सबसे मरकरी, सिल्वर और गोल्ड लास्ट में। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड सबसे लास्ट में, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव में आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपकी ये रिएक्टिविटी सीरीज बन जाती है, ठीक। अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप सॉल्व करिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए, याद करिए, नोट्स बनाइए, जो भी चीज़ ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा क्या, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं तो कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, इसके लिए अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बता रहा है कि अब एक्टिविटीज़ हमने ये देखा कि मेटल्स की रिएक्शंस देखे, ठीक है, नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो बोल रहा है कि भाई अब देखना है कि हमें कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अब हम देखें कि हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा है कि वी लर्न दैट नोबल गैसेस विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। हमने ये भी देखा कि भाई जो नोबल गैसेस होती हैं उनके में क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होता है। तो वो लिटिल केमिकल एक्टिविटी शो करती हैं। देखिए, जिसका वैलेंसी शेल कम्प्लीटली फिल होगा, यानी कि इनर्ट है या नोबल गैसेस हैं, इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वो बहुत ही कम केमिकल एक्टिविटी शो करते हैं, जो भी नोबल गैसेस होते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिनका मतलब क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल होती है। जिनकी वैलेंस सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है, बहुत ही लेस एक्टिविटी करते हैं। तो वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि रिएक्टिविटी किस तरह से मिलती है, हम क्या एक्सप्लेन करते हैं रिएक्टिविटी को। हम रिएक्टिविटी को किस टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, हम रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई वो कैसे, मतलब उनकी टेंडेंसी होती है कि वो क्या अटेन करें, कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल ऑब्टेन करें। तो मेटल की रिएक्टिविटी इस टर्म में एक्सप्लेन होती है कि वो किस तरह से अपनी कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल ऑब्टेन कर लेगा तो फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है ना। तो आपको यही याद रखना है कि भाई जब वो कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल ऑब्टेन कर लेगा तो वो क्या करेगा, तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, और तब तक रिएक्टिविटी उसकी बनी रहेगी जब तक उसको कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल नहीं मिल जाता, ठीक है। अब देखते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, देखते हैं नोबल गैस और सब मेटल्स या नॉन मेटल्स क्या होता है। देखिए, इसमें हम देख सकते हैं टेबल 3.3 में, जो सोडियम एटम है हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो सोडियम एटम है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लूज़ कर दे 1 इलेक्ट्रॉन को उसके एम शेल से,
तो देन इट्स एल शेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट शेल, तो उसकी एल शेल आउटर मोस्ट शेल बन जाएगी एंड हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। तो उसके बाद स्टेबल ऑक्टेट होता है। स्टेबल ऑक्टेट होने का मतलब होता है कि उसके पास कंप्लीटली फुल है वो शेल, अब वो रिएक्शन करने की स्थिति में नहीं है, तो वो स्टेबल हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके गेन करके ये लोग एक स्टेबल ऑक्टेट पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स एक स्टेबल ऑक्टेट पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन्स, इसके पास फिर भी 11 प्रोटॉन्स रहेंगे, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10, लेकिन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन जाएंगे 10। सो देयर इज ए नेट पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से क्या होगा, उसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके पास एक नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा, गिविंग अस अ सोडियम कटायन। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक सोडियम कटायन मिल जाएगा, यानी कि Na पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से देखिए चीज़ें स्टेबल होती हैं, लूज करके इलेक्ट्रॉन या गेन करके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया सोडियम के केस में। ठीक है ना। तो हमें क्या मिल गया, सोडियम कटायन मिल गया इस तरह से। अब दूसरे हाथ पे देखिए तो क्लोरीन हैज़ सेवरल इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। जब क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सेवरल इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन सोडियम के केस में क्या था, आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसने उसको लूज कर दिया और जो उससे पिछली वाली सेल थी उसमें उसने फुल ऑक्टेट कर लिया और अपने आप को स्टेबल कर लिया। लेकिन क्लोरीन के केस में अंतर है, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि सेवरल इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ देखिए आप सारे के सारे नोबल गैसेस का आप देखिए और फिर मेटल्स का इनका देखिए, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम एलिमेंट्स, ये टेबल अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, इन कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इतना आपको याद होना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि कौन स्टेबल है, कौन स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है, किसकी कितनी वैलेंसी है, कौन कैसे कंबाइन करेगा। ये सब जानने के लिए सबके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता होना चाहिए कि K, L, M, N में किस तरह से इन सब मतलब शेल्स में किस तरह से इनके इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट रिक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे, अब क्लोरीन। ये देखिए ये है हमारा क्लोरीन, अब आप देख सकते हैं। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए क्या है, एम में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो इसके पास एम शेल में कितने हैं, 7 है, यानी कि इसको एक और चाहिए, इसका पूरा हो जाएगा। तो इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये 7 देने से अच्छा है कि किसी से एक ले लेगा और इसका ये पूरा पूरा ऑक्टेट हो जाएगा, फिर ये स्टेबल भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन अगर दोनों का रिएक्ट किया जाए, सोडियम और क्लोरीन को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो होगा क्या, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उसको कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। ठीक है, सोडियम जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उसको कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या होगा, क्लोरीन एटम को क्या मिल जाएगा, गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन्स एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स K, L and M शेल। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, दिस गिव अस अ क्लोरीन नेगेटिव यानी कि कटायन मिल यानी कि एनायन मिल जाएगा, क्लोरीन Cl नेगेटिव आयन। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम। अब इन दोनों में गिव एंड टेक का रिलेशन होगा, कैसे होगा इसको समझिए। आप देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 281। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, तो इसके ऊपर सोडियम कटायन बन जाएगा, 28 बन जाएगा ये, तो ये Na पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया सोडियम के केस में। इसके बाद क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, 287 है, तो 7 है, इसको 7 लूज करने की जरूरत नहीं बल्कि इसको बस एक लेना है। तो वही वो एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव बन जाएगा, 288, तो ये क्लोराइड अनायन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड एनायन बन जाएगा, Cl नेगेटिव इसको बोलते हैं, क्लोराइड एनायन बन जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, Na ने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। देखिए इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हो रहा है, देखिए कितना आसान है। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl
हो गया और किस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन भी आपस में कर लिया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप पूछेगा। देखिए कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस हो रहा है और किस तरह से ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं और अपने आप को क्या कर रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ रहा है, सोडियम एंड क्लोराइड बीइंग पॉजिटिवली चार्ज। अब सोडियम और जो क्लोराइड आयंस है बीइंग पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट है सोडियम क्लोराइड। ये देखिए क्या है, दोनों आयंस पॉजिटिवली चार्ज हैं और अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और हेल्ड कर रहे हैं और NaCl के रूप में मौजूद हैं। ये नोट किया जाना चाहिए कि सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस। ये अपोजिट चार्ज है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया ना, ये अपोजिटली चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, थोड़ा यहाँ गलत बोल दिया शायद मैंने। तो सोडियम और क्लोराइड आयंस क्या है, ये अपोजिटली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे को हेल्ड करते हैं और अपोजिट चार्ज हैं तो ये एग्रीगेट्स होते हैं। ये एग्रीगेट की तरह रहते हैं, किसके एग्रीगेट की तरह, अपोजिटली चार्ज आयंस के एग्रीगेट की तरह होते हैं। तो यानी कि पॉजिटिव इस पे है और नेगेटिव इस पे है, तो इस तरह से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के रूप में रहता है। अब बोल रहा है कि लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड की बात हम देखेंगे कि कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी बनता है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, Mg है, ये क्या करेगा, 282 है इसमें। ठीक है, 282 होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे ये 2 को लूज़ कर देगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा। ठीक है, और ये क्लोराइड है 287 है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो ये Cl नेगेटिव 288 बन जाएगा। तो Mg क्या करेगा, इसमें क्या होगा, अब Mg के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, तो लेकिन तो इसके लिए 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर करने के लिए अब क्लोराइड के 2 लगेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 2 एनायन लग जाएंगे। तो इस तरह देखिए क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा और Cl2 हो जाएगा, जिसके 2 लग जाएंगे, 2 इसके मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। देखिए Mg एक रहेगा और Cl 2 रहेंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, MgCl2 बन जाएगा। तो इस तरह से ये अपने आप को कंबाइन करके देखिए बना ले रहा है। तो इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो। द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड से क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैसे कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो रहा है, लेकिन किसके बीच में हो रहा है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है। जब मेटल और नॉन मेटल के बीच में हो रहा है, मेटल से एक नॉन मेटल के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, इस तरह को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह के आयनिक कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड्स को बनने को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, या इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो MgCl2 इस तरह से बन गया। तो ये इसको हम बोल सकते हैं या तो ये आयनिक कंपाउंड है या तो ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो ये इसमें आपको याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इस तरह से बनता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमने ये डिस्कस कर लिया कि कैसे मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, कैसे सोडियम क्लोराइड बन रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको पूरा ध्यान से पूरा आपको याद करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है पूरा याद होना चाहिए। जब आपको पूरा ये याद रहेगा तभी आप इसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से कौन सा कंपाउंड बन रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, कैसे चार्ज शेयर हो रहे हैं, सारी चीज़ें है ना। ये सारा हमने डिस्कस कर लिया यहाँ से। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब मेटल जो है नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करके कोई कंपाउंड बनाता है तो आयोनिक कंपाउंड बनते हैं। ठीक है,
या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड हो गया, ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में अब देखेंगे, ठीक है। तो अभी ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर में, बस 2 ही 3 पेज बचा है, ये सारा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और साथ में फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करना है। लास्ट में जो चैप्टर के लास्ट में ये दिया होता है व्हाट यू हैव लर्न, ये जो समरी दी होती है ये भी पूरा आपको करना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये अच्छे से पूरी समझने की चीज़ें, इनको पूरा अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, पूरा लिखना है, याद करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। और कोई डाउट हो तो आपको पूछना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, थोड़ा थोड़ा समझिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, याद करिए, और जो भी डाउट हो पूछिए। तो स्टूडेंट्स, ये प्रेजेंटेशन यहीं ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। थैंक यू।